असेसमेंट को, और ये आज हमारा सेशन जो है इंशाल्लाह बहुत आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा, और जो इसकी स्कीम है जनरल उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। हम लोग कल जो है अपनी स्टडी कर रहे थे सेक्शन 11 जो कि असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ शॉर्ट लेविड टैक्स और टैक्स नॉट लेविड, इसके टॉपिक को डील करता है। और आपके सामने जो है मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है कि सेक्शन 11 के तहत कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं किया जाएगा अगर उसमें within 5 years of the relevant date to the person in default, specifying the grounds on which it is intended to proceed against him, and the officer of the sales tax shall take into consideration the representation made by this person and provide him with an opportunity of being heard. Section 11 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर इस सेक्शन के तहत नहीं किया जाएगा एक ऑफिसर रेवेन्यू की तरफ से, अनलेस, मैं इसमें सप्लाई कर दूं, अनलेस मतलब चाहे जाइए कि उस वक्त तक उसको कोई भी ऑर्डर करने के ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को उस वक्त तक अलाउड नहीं है ऑर्डर करना जब तक वो शो कॉज नोटिस नहीं दे देता। थोड़ा नेट जो है वो आपके सामने हल्का सा भी इसकी स्पीड बिल्कुल ठीक हो जाती है ताकि आपको बिल्कुल एक एक चीज विजिबल हो। तो मैंने हाईलाइट किया है कि कोई ऑर्डर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर उस वक्त तक नहीं करेगा अनलेस a notice to show cause is given within 5 years। रेलेवेंट डेट को भी डिफाइन किया गया है मगर ऑर्डिनेंस में नहीं, आगे चल के देखेंगे कि रेलेवेंट डेट क्या है। और आपने जब उसे शो कॉस्ट देना है तो स्पेसिफाई करने हैं वो ग्राउंड्स जिसके तहत आप उसके अगेंस्ट प्रोसीड करने जा रहे हैं। मतलब ये है कि मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूं, आपने वो ग्राउंड स्पेसिफाई करने हैं, अभी आपके सामने अपीयर हो जाता है। आप वो ग्राउंड स्पेसिफाई करने हैं जिसके मुताबिक आप उसके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर आपने यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, आपके आगे हाईलाइट हो जाएगा अभी, द रिप्रेजेंटेशन मेड। उसने अगर कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्लाई, कोई उसने आपसे प्रेयर की है, कोई इस्तदा की है, उसने कोई टाइम मांगा है आपसे, आपने उसका पूरा आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, आगे इसमें चलते हैं। Provided that order under this section shall be made within 120 days of issuance of show cause notice or within such extended period as the commissioner may, for reasons to be recorded in writing, fix, provided that such extended period shall in no case exceed 90 days। आप उसको अपॉर्चुनिटी आप बिंग हर्ट देंगे और उस 120 दिनों के अंदर शो कॉज के इशू करने के आपने ऑर्डर करना है, और कमिश्नर चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकता है मगर वो एक्सटेंशन किसी भी सूरत में 120 दिन गुजर जाने के बाद 90 दिन मजीद एक्सीड नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा केस है कि अगर उसने शो कॉज नोटिस दिया है तो उसने विद इन 120 डेज जो है ऑर्डर करना होगा, और अगर उसने नहीं किया तो उसे एक्सटेंड करना होगा। और एक्सटेंड कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। और कमिश्नर जो है जो एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, रीजंस करेगा और रिकॉर्ड इन राइटिंग, और वो 90 डेज से ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। इसमें जो है इसके अंदर जो इसमें मैं हाईलाइट करता हूं आपके सामने, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये आपके सामने शो हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसकी ना, प्रोवाइडेड दैट, इसमें स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मतलब ये है कि आप इसके पाबंद हैं, इस कंडीशन के पाबंद हैं। स्टार्ट ये होता है कि प्रोवाइडेड दैट अंडर दिस सेक्शन, ये एक प्रोवाइजो है।
रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी हैं। अगर ये रीजंस कमिश्नर नहीं मेंशन करेंगे तो आपका केस जो है वो किसी भी अपील फोरम से फौरन जो है डिलीट हो जाएगा, रिमांड बैक हो जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल नटशेल में है। अच्छा, ये दोबारा इन्होंने पूछा है कि इसे रिपीट करें। बेसिकली आपने जो भी ऑर्डर करना है वो शो कॉज अगर आपने इशू कर दिया है तो उसके विद इन 120 डेज आपने करना है। शो कॉज अगर आपने आज की तारीख में 14 दिसंबर को दिया है तो 120 दिनों के अंदर अंदर, आगे आने वाले 120 दिनों के अंदर अंदर आपने ऑर्डर करना है। अगर आप कमिश्नर चाहें तो 120 दिन गुजर चुके हैं या गुजरने वाले, खत्म होने वाले हैं, जो लिमिटेशन 120 दिनों की है, तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है मजीद कितने दिनों के लिए, मैक्सिमम 90 डेज। और उसके लिए भी कमिश्नर ने इन राइटिंग लिखना होंगे रीजन कि मैं क्यों इसकी एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि इसका शो कॉस्ट तो हो गया है और इसका ऑर्डर क्यों नहीं होगा, ये सारे के सारे रीजंस देने होंगे। 90 डेज इधर मेंशन है ऑलरेडी, मैं इसको जो है दोबारा हाईलाइट भी कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। Provided further that any period during which the proceedings, मैंने आपको कल भी बताया था, एक और कंडीशन है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी, अगर वो एडजर्न हो जाती हैं या वो उसके अंदर आपसे वो कोई टाइम लेके चले जाते हैं तो वो उस लिमिटेशन 120 डेज की लिमिटेशन में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्लियर है। और जो है आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सिर्फ एक रीडिंग दे देता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स आर एडजर्न्ड, आपने शो कॉज नोटिस किया और वो शो कॉज के आपने अगर आज के दिन में नोटिस किया है, आज के दिन आपने शो कॉज किया है और उसे आपने 10 दिन बाद आपने कोई डेट दी है और वो आपसे तकरीबन लॉ में तकरीबन हायर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि आपने उसे 3 क्लियर 15 डे की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है। ये उसका एक राइट है। अगर वो आपसे 45 दिन की एडजमेंट ले जाता है, आपने उससे 10 दिनों का टाइम दिया और मजीद 45 दिन की एडजमेंट दे जाता है, तो वो 45 दिन जो हैं वो 120 डेज जो हैं जिसमें आपने ऑर्डर करना है उसकी लिमिटेशन में फॉल नहीं करेंगे, वो वाला पीरियड कंसीडर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है और इसमें मैं दोबारा रीडिंग देता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द प्रोसीडिंग्स आर एडजर्न्ड, उसने कोई एडजर्नमेंट आप से ले ली है, एडजर्नमेंट उसका राइट है, या ऑफ अ स्टे ऑर्डर, अगर उसने कोई स्टे आ गया है तो उसके ऊपर उसने कोई प्रोसीडिंग्स रोक दी हैं, या जो भी टाइम वो खुद आपसे बाय करेगा, बेसिकली स्टे ऑर्डर के थ्रू वो आपसे टाइम बाय कर रहा है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के थ्रू वो आपसे टाइम बाय कर रहा है, एडजर्नमेंट के थ्रू वो आपसे टाइम बाय कर रहा है। ठीक है, और ये टोटल एडजर्नमेंट जो है वो 60 डेज से ज्यादा आपकी नहीं होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि 60 डेज से ज्यादा वो किसी भी सूरत में नहीं होगी। जो भी प्रोसीडिंग्स एक्सटेंड हो रही हैं, एडजर्न हो रही हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर फॉल कर रही हैं, वो 60 डेज से ज्यादा एडजर्नमेंट काउंट नहीं होगी या स्टे काउंट नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। फिर एक सुपरलेटिव आपके सामने अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। मैंने कल आपसे बात की थी। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where a registered person fails to file a return, an officer of Inland Revenue not below the rank of assistant commissioner shall, subject to such conditions as specified by the Federal Board of Revenue, determine the minimum tax liability of the registered person। बिल्कुल सिंपल सी एक ओवरराइडिंग सी ये आपकी प्रोविजन है लॉ के अंदर, जिसमें कहा गया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं फाइल करता रिटर्न, अगर रजिस्टर्ड पर्सन वो फाइल नहीं करता रिटर्न,
तो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो भी होंगे, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं होंगे, शेल सब्जेक्ट टू, मतलब पाबंद हैं जो भी कंडीशंस बोर्ड डिटरमाइन करेगा कि वो कोई मिनिमम लायबिलिटी जो है सेट कर दे, ठीक है, ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये एक बोर्ड के बारे में बोर्ड को अख्तियार दे दिया गया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अख्तियार दे दिया गया है कि वो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करे। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि रेलेवेंट डेट जो है वो हमारे उसमें डिफाइंड नहीं है, सेक्शन 2 सब सेक्शन किसी में भी डिफाइंड नहीं है। डेफिनेशंस के सेक्शन में सेक्शन जो है ये रेलेवेंट डेट डिफाइंड नहीं है। अब आपने इसकी लैंग्वेज पढ़नी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन आपने खाली इस सेक्शन के स्कोप के अंदर रहते हुए इसको इंटरप्रेट करना है। द एक्सप्रेशन रेलेवेंट डेट, अब मतलब ये कि इसे आपने ड्यू डेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन जो भी रेलेवेंट डेट है आपने इस सेक्शन के स्कोप में रहते हुए उसे देखना है। द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, रेलेवेंट डेट क्या है? रेलेवेंट डेट है ये वो टाइम है जिसके पर पेमेंट ऑफ टैक्स या और चार्ज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6, जिसके अंदर आपने टाइम पे, आपने वो टाइम, रेलेवेंट डेट वो है जिस टाइम पे पेमेंट की जाए या चार्ज जो भी है उसकी पेमेंट की जाए। इन केस वेयर टैक्स और चार्ज हैज बीन एरोनियसली रिफंडेड, द डेट ऑफ इट्स रिफंड। अगर कोई टैक्स जो है वो पे हुआ है, गलत पे हुआ है, रेलेवेंट डेट वो होगी जिस डेट के ऊपर वो पे हुआ है या चार्ज हुआ है। अगर कोई रिफंड गलत हुआ है या रिफंड गलत चार्ज कर दिया गया है तो जिस डेट के ऊपर वो गलती से चार्ज कर दिया गया है वो रेलेवेंट डेट होगी। मैं इसमें एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि ये बहुत नैरो स्कोप की इंटरप्रिटेशन है, ये सेक्शन के अंदर की डेफिनेशन है। सेक्शन 11 के मुताबिक आपने रेलेवेंट डेट को देखना है पूरे ऑर्डिनेंस में। जहां ही रेलेवेंट डेट अगर होगा तो उसका मीनिंग और होगा, इस सेक्शन के तहत इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रेलेवेंट डेट मींस द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और चार्ज, वो टाइम जब टैक्स या चार्ज पे किया जाए, या इन अ केस वेयर टैक्स और चार्ज हैज बीन एरोनियसली रिफंडेड द डेट ऑफ इट्स रिफंड। ठीक, इसका स्कोप बिल्कुल नैरो है, इसी सेक्शन के अंदर है। इससे बाहर पूरे ऑर्डिनेंस में रेलेवेंट डेट अगर कहीं भी आएगा तो वो इसके स्कोप से बाहर होगा। प्रोवाइडेड के नॉट विद स्टैंडिंग का लफ्ज लगा के वो तमाम की तमाम प्रोविजंस को ओवरराइड कर दें। मगर अगर आपने रेलेवेंट डेट पढ़नी है, सेक्शन 11 के तहत पढ़नी है, तो ये वाला सेक्शन सब सेक्शन 7 इसकी क्लियर मीनिंग दे रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, इश्यूज क्या होते हैं असेसमेंट में, ये थोड़े ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, थोड़े प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं। और प्रैक्टिकल इश्यूज में जो है मैं डेली बेस पे देख रहा होता हूँ क्योंकि मैं मुख्तलिफ इश्यूज को कहता है एड्रेस कर रहता हूँ। हमारी जो जनरल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस किस्म के होते हैं? आपने असेसमेंट बीइंग इनलैंड रेवेन्यू जो है ऑडिटर, इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है, आपने असेसमेंट्स करनी होंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अपने ऑफिसर्स को खुद चीजें बना के देनी होगी। आपने तकरीबन मेजॉरिटी वर्क जो है अपने ऑफिसर्स का खुद करना होगा। आपने अपना काम भी करना होगा और ऑफिसर्स क्योंकि चेन में आपके साथ लूप्ड होंगे तो आपने उनका काम करना होगा। आपने उनके लिए ऑर्डर भी प्रिपेयर कर देने हैं, उन्होंने तो उसको पेरूज करना है, आपने बनाना है और उन्होंने उसकी वेटिंग कर देनी है। उन्होंने जो है उसको चेक कर लेना है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस के एरर हैं, कुछ सेक्शन अप्लाई गलत तो नहीं हो गया। दैट इज वाई आपका रोल जो है असेसमेंट में बहुत ज्यादा है। तो असेसमेंट के अंदर जो है मेजर एप्लीकेशन जो है, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। असेसमेंट में मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे ऑर्डर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होता है
कि वो प्रोसीजर मुकम्मल करे, सबसे पहले प्रोसीजर मुकम्मल करे। एक्सक्यूज जो भी है टैक्स पेयर का उसको एडमिट ना करे। टैक्स पेयर के एडमिट एक्सक्यूज क्या हो सकते हैं या रजिस्टर्ड पर्सन के एक्सक्यूज क्या हो सकते हैं, वो हम इधर देख लेते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, शो कॉज नोटिस जो है फॉर लिमिटेशन है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लॉ में कहा गया है, अभी सिर्फ आपने इसका थीम समझनी है, अगर लॉ ने आपको कहा है कि आपने 5 साल के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस देना है रेलिवेंट डेट के, तो आप 5 साल के अंदर ही रह सकते हैं, आपने 50 साल का रिकॉर्ड नहीं खोल लेना। कस्टम्स एक्ट के तहत भी यही है कि अगर आपने 3 साल के लिए है, आपने कोई रिकॉर्ड सैंक्शन करना है तो आप 3 साल के अंदर अंदर करेंगे, ठीक। और उसके अलावा अंडर सेक्शन 32(3) जो है कस्टम्स एक्ट का, कि अगर आपने पता चलाना है कि उसने जानते बूझते तो कोई गलती नहीं करती, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है पीरियड। ये प्रोसीजर लैप्सेस जो हैं लॉ के, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि लॉ की वर्डिंग जो है ज्यादातर तो लॉ को जो हमारा टैक्स पेयर साइड तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन उसकी स्टेक तो है मिलियंस और बिलियंस में। अगर आपका प्रोसीजर ही पूरा नहीं होगा तो आपका सब्सटेंस तो पहली चीज है वो तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। आपका प्रोसीजर अगर मुकम्मल हो जाएगा, आपने शो कॉज नोटिस टाइम पे दिया है, आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, आपने उसे ऑर्डर शीट साइन करवाई है, आपने ऑर्डर शीट के ऊपर उसके रिमार्क्स लिए हैं, उसकी हाजिरी ऐड की है, उसको ऑर्डर शीट कम्युनिकेट की है, ये सब चीजें अगर आपकी होंगी तो आप SCN, इधर SCN का मतलब है शो कॉज नोटिस, अगर ये सारे प्रोसीजर्स आप फॉलो करेंगे जो कि मुख्तलिफ लिमिटेशन के हैं, टाइम पीरियड के हैं, उसके सब्सटेंस के हैं, शो कॉज नोटिस के, तो आपके ऑर्डर को कोई भी कोर्ट आसानी से तोड़ नहीं सकती। आगे चलते हैं। बिल्कुल आपके सामने कल हमने एक प्रोविजन भी टैक्स की देखी थी, लिमिटेशन एंड टैक्स फ्रैक्शन। इज द लिमिटेशन फॉर इशूइंग शो कॉज नोटिस मैंडेटरी? क्या जो शो कॉज इशू करने की लिमिटेशन है वो मैंडेटरी है? बिल्कुल आपके लिए मैंडेटरी है। इज इट नेसेसरी टू मेंशन द सबसेक्शन अंडर विच शो कॉज इज इशूड? बिल्कुल मैंडेटरी है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टैक्स फ्रैक्शन इन प्रोविजंस इन प्रोवाइजो टू सेक्शन 11(4)? प्रोवाइजो सेक्शन 11(4) जो है इसकी मैं आपको जिस्ट अभी दे देता हूं, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं जी। इज द लिमिटेशन फॉर इशूइंग शो कॉज नोटिस मैंडेटरी? देखते हैं इसे, आपके सामने शो हो गई होगी। क्या मेंशनिंग ऑफ सबसेक्शन अंडर विच शो कॉज नोटिस इज इशूड ये नेसेसरी है? इसको भी देख लेते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स फ्रैक्शन इन प्रोवाइजो सेक्शन 11(4). आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 11(4). इसका आपको पहले जिस्ट दे देता हूं, प्लेन रीडिंग बाद में देंगे। सेक्शन 11(4) जो है वो एक उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा है कि अगर आपसे गलती हो गई है, अगर आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो हम आपसे टैक्स तो लेंगे मगर एज अ टैक्स फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन मतलब एक पार्ट, आपका टैक्स बनता है 1000 रुपए, आपसे एक पार्ट लिया जा रहा है। वो पार्ट कितना है? 10 पार्ट, यानी कि अगर 100 पार्ट्स हैं तो आपसे 10 पार्ट्स लिए जाएंगे, अगर 100 पार्ट्स हैं तो आपसे 17 पार्ट्स लिए जाएंगे, अगर 200 पार्ट्स हैं तो आपसे 200 पार्ट्स लिए जाएंगे, ठीक। वेयर अ टैक्स और चार्ज, अगर कोई टैक्स या चार्ज वो लेवी नहीं किया गया इनएडवर्टेंस, गलती से, या गलती से कोई एरर हो गया है, तो वो रिकवर होगा एज अ टैक्स फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपने गलती से कोई टैक्स आपने देना था, वो सेक्शन 11 के तहत आपने टैक्स लेवी किया, आपने उसे टैक्स लगाया और वो गलत टैक्स लग गया और उसकी कोई अमाउंट आपने अभी भी अपने पास उसको आपको मजीद चाहिए थी, तो वेयर अ टैक्स और चार्ज हैज नॉट बीन लेविड, कोई लेवी नहीं हो सका टैक्स सेक्शन 11 के तहत गलती से या एरर और मिसकंस्ट्रक्शन से,
तो वो रिकवर होगा एज अ टैक्स फ्रैक्शन। ये उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट है, और एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने गलती से कोई टैक्स उसको चार्ज नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि भाई अब आप उससे कहो कि भाई तुम्हारा 100 बनता था तो 100 का 100 दे दो। आप उससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ऑफ द डाउट लेंगे, क्योंकि आपने, आपको पता है उसने जानबूझ के गलती नहीं की। ठीक, तो अब इसमें टैक्स फ्रैक्शन सिंपली यही है कि अगर 10 बनता था तो उससे 2 ले लेंगे, अगर 15 बनता था तो उससे 7 ले लेंगे, अगर 20 बनता था तो उससे 4 ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स फ्रैक्शन है। इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 डिफाइन करता है टैक्स फ्रैक्शन को एज एन अमाउंट worked out in accordance with the following formula: A divided by 100 plus A, where A is the rate of tax अंडर सेक्शन 3 17% के रेट के ऊपर है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने ना इस एग्जांपल को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है। अच्छा, अब आपने ये है कि टैक्स तो फर्ज करें, बिल्कुल सिंपल अंदाज में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक अमाउंट है 8 मिलियन की, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। सेल्स टैक्स टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 11(4) अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज। उसने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं कितने की? 8 मिलियन की। अब कोई टैक्स पे करना जो है वो उसका रह गया था, अब आपने उससे कितना लेना है? आपने इसका टैक्स फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट करनी है। टैक्स फ्रैक्शन है ये ए और 100 प्लस ए, मतलब 17% रेट हो गया, और 100 प्लस रेट मतलब 17 प्लस 100, तो ये बन जाएगा 117। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस अमाउंट से जिसके ऊपर टैक्स लगना था। टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी? 8 मिलियन। ये इसका टैक्स फ्रैक्शन, ये इसका टैक्स रेट बन गया, टैक्स जो उससे चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर जो इसकी सेल्स हैं, सबसे पहले आपने सेल्स कैलकुलेट करनी। आठ मिलियन जो है, आपने एक अमाउंट है 8 मिलियन सेल्स हुई हैं, और अब आपने इसके अंदर जो है कुछ टैक्स इसके अंदर पे नहीं हुआ। आप पहले क्या करेंगे, उसमें से टोटल अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टैक्स फ्रैक्शन के तौर पे कैलकुलेट हुई है, वो आपके सामने भी डिस्प्ले हो रही है। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 मिलियन में से। ठीक, और ये एक अमाउंट आ जाएगी बैलेंस सेल्स की, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा 17% के मुताबिक। ठीक, और उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है टोटल हमारे टैक्स में से। ठीक, इसका नटशेल जो अगर मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली उसको बेनिफिट आपने देना है टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को आपने बेनिफिट देना है। आपने उसे 1,97,000 का बेनिफिट दिया है। अगर कोई टैक्स उसे कम लगना था या शॉर्ट पे हो गया है और वो अपनी मर्जी से आपको बता देता है, तो आप उसे बेनिफिट देंगे, उसका एक पार्ट लेंगे। ठीक है, आपने उसे कितना पार्ट लिया है? आपने उससे जो पार्ट लिया है वो लिया है टोटल उसका 1,36,000, उसका बनता था 13,60,000 रुपए टैक्स। आपने उसको जो है 1,00,000, इसमें 11,62,393 लिया है और उसे बेनिफिट दिया है एक खास अमाउंट का। ठीक है, ये बिल्कुल नेट शेल के अंदर है। आगे चलते हैं। मेरे कंप्यूटर में कोई इशू आ रहा है, थोड़ा स्लो हुआ है, मैं देख रहा हूँ इसे।
एडमिन साहब को कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है हमें, तो जी जी बिल्कुल शुरू करते हैं इसे। और कहता है आगे चलते हैं। टैक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि ये एक किस्म का रिबेट दिया जा रहा है, टैक्स पेयर को मजीद पेनलाइज नहीं किया जा रहा। अगर उसने कोई शो कॉज इशू होने से पहले कोई टैक्स पे कर दिया है तो उसको उसका रिबेट दिया जा रहा है। ये एक टैक्स फ्रैक्शन है। उससे जो भी टैक्स लेना था हमने, उससे अगर लेना है 10 लाख तो हमें खास फ्रैक्शन पे उससे टैक्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें खुद ही बता दिया कि मेरी ये गलती हुई थी, मुझसे गलती हुई है, इनएडवर्टेंट से गलती से हो गया है। ठीक, आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? आपने, दोबारा इसको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सिंपल में। लिमिटेशन ये है कि विद इन 120 डेज आपने पास करना है ऑर्डर, शो कॉज इशू करने के बाद। कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू जो है एक्सटेंड कर सकता है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए 120 दिन गुजर गए हैं, मजीद 90 दिनों के लिए। अगर 90 दिन से ज्यादा का पीरियड है तो कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। पीरियड एक्सक्लूडेड कौन सा है इस कंप्यूटेशन में से मैं हाईलाइट कर देता हूं। Any period during which proceedings are either stayed or due to ADR proceedings, time taken by the practitioner through adjournments not exceeding 60 days, वो सिर्फ 60 दिनों की एडजमेंट ले सकता है। और अगर उसमें कोई स्टे आया है तो स्टे का पीरियड भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इधर स्टेट का मतलब है कि या तो उसमें स्टे आ गया है या उसको जो है एडीआर प्रोसीडिंग्स की वजह से रोक दिया गया है। और अगर उसने एडजमेंट्स लेनी है तो वो सिर्फ 60 दिनों की एडजमेंट्स ले सकता है। बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है लिमिटेशन फॉर फाइनलाइजिंग इश्यूज। इस लिमिटेशन मैंडेटरी और डायरेक्टरी, मैंडेटरी या डायरेक्टरी, मैंडेटरी मतलब जरूरी, डायरेक्टरी मतलब डायरेक्शन है लॉ की। ठीक है, अब इसके जवाब जो है वो मैं आपके सामने शो कर देता हूं। ये मुख्तलिफ केस लॉज के मुताबिक इनकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, मगर अभी आपने सिर्फ और सिर्फ लॉ की लैंग्वेज को फॉलो करना है। अब तकरीबन ये हमारा टॉपिक जो है ऑडिट का खत्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत जो है इजी है, मगर आखिरी चीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, मैं अभी से कर देता हूं। अच्छा, आखिरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, बिल्कुल ये आपके स्क्रीन पे शो हो गई होगी। सेक्शन 74 ये कॉन्डोनेशन का सेक्शन है। कॉन्डोनेशन का मतलब ये है कि कोई सिंपल तरीन आपने कोई एक्सटेंशन लेनी थी, आपने, आपकी रेवेन्यू ने, रेवेन्यू मतलब बोर्ड ने, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने कोई एक्सटेंशन लेनी थी, वो नहीं ले सका। तो बोर्ड चाहे तो आपको इजाजत दे सकता है कि भाई अगर आपने 10 दिनों में नहीं ले सके तो चलें ठीक है, आपको 10 दिन मजीद दे दिए जाते हैं। आप इसमें कोई भी एक्सटेंशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट टास्क है, उसकी वजह देखें। आप आप जो है खुद को टैक्स पेयर समझ लें और मुझे टैक्स जो है ये ऑफिसर समझ लें। अब मैं आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करता हूं, आप कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक प्रोसीडिंग्स जो है उसके अंदर वो आपके अगेंस्ट मैं प्रोसीड कर रहा हूं और आप तो चाहेंगे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, अब टैक्स ऑफिसर खुद चाहता है कि मजीद इसमें कोई एक्सटेंशन मिल जाए। वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसका केस मजबूत हो जाए, उसे मजीद फैक्ट्स मिल जाए, उसे मजीद काम करने को मिल जाए। तो बोर्ड उसमें टू सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस
कोई ना कोई एक्सटेंशन कर सकता है, मगर नॉर्मली कोर्ट्स इसमें इतनी सिंपैथेटिक नहीं होती। कोर्ट कहती है कि टैक्स पेयर को तो कहता है 120 दिनों के अंदर ऑर्डर करना था, आपने नहीं किया, अब टैक्स पेयर के ऊपर आप किस किस्म की मुसीबत डाल रहे हैं, हम तो आपको ऑर्डर नहीं करने देंगे। और यही चीज है वो हमें बोर्ड को कहेंगे, हाई कोर्ट्स कहेंगी, बाकी बड़ी कोर्ट्स कहेंगी ये क्या है, आपने सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपने रेवेन्यू जो है जब दिल चाहे कि भाई अपनी मर्जी से कभी 200 दिनों की एक्सटेंशन दे दे, आप सारी जिंदगी लोगों के खाते खोल के बैठे रहेंगे। ये नेचुरली होता ऐसे ही है। तो अगर आपने कोई कॉन्डोनेशन देनी है तो ऑलरेडी आपने टैक्स पेयर को या रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना है कि भाईजान हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन करने से पहले मैं थोड़ी बहुत एक्सटेंशन अपने डिपार्टमेंट से भी ले लूं अगर मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट ऑफ द डाउट टैक्स पेयर को भी देना है और उसके अलावा आपने जो है रेवेन्यू की साइड को भी देना है। कई दफा ऐसा होता है कि कई इश्यूज जो है वो नहीं देखे जाते जल्दी में, तो रेवेन्यू फिर उसकी कॉन्डिनेशन लेता है और उसके लिए अप्लाई करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मजीद कंफ्यूज नहीं होना इनमें, क्योंकि ये जजमेंटल एरिया है, ये बहुत वाइड एरिया है। किसी भी मतलब ये है कि जजमेंट के तहत एक तमाम ओवर जो जजमेंट्स हैं वो ओवरराइड हो सकते हैं। यू कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ जजमेंट्स बी ओवररिडन if another judgment comes and it is also retrospective। बहरहाल इसका स्कोप अभी फिल वक्त नहीं है। हम आज चलते हैं आजकल के अपने नए हमारे टॉपिक पे, उसकी तरफ। वेरी इजी टॉपिक है, वो है टैक्स इनवॉइसेस का, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो अभी आपके सामने ये शेयर कर देते हैं। सेक्शन 11 हमारा ऑडिट का खत्म हो चुका है और ये आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। और टैक्स इनवाइस को पढ़ाने के अलावा आपको दो बड़े इजी कॉन्सेप्ट्स नटशल में पढ़ाने हैं कि सेक्शन 23 हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया है, हम लोगों ने रिकॉर्ड पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने जो है कहता है ऑडिट पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने असेसमेंट पढ़ ली है, और उसके अलावा एक सेंसिटिव एरिया है जिसे हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या है ये आपके हम अभी आगे देखते हैं। टैक्स इनवॉइस बेसिकली एक टैक्स की चिट है जिसके ऊपर जो टैक्स कटा है, जो वैल्यू है, जो सप्लाई हुई है, वो उसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेटेड होगी, वो उसमें मेंशन्ड होगी, उसके ऊपर जो रेट लगा है, चाहे वो रिड्यूस्ड है, चाहे एग्जेम्प्ट है, चाहे वो जीरो रेटेड है, वो सारा का सारा टैक्स इनवॉइस में शो होगा। देख लेते हैं टैक्स इनवॉइस क्या है। अच्छा, टैक्स इनवॉइस जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस मींस, ये एक जो है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। टैक्स इनवॉइस मींस मतलब ये इसको डिफाइन कर दिया गया, इसका स्कोप नैरो है। टैक्स इनवॉइस मींस अ डॉक्यूमेंट required to be issued under section 23। जो भी चीज वो टैक्स इनवॉइस होगी वो इशू होगी अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अगर फेडरल एक्साइज प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी के किसी सेक्शन के तहत कोई इनवॉइस इशू होती है या कोई भी मेमो इशू होता है या कुछ ऐसा, तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं कहलाएगी। टैक्स इनवॉइस तो वो कहलवाएगी जिसके अंदर जो सेक्शन 23 ऑफ द सेल्स टैक्स के तहत इशू होगी। ये टैक्स इनवॉइसेस में आपको पहले हमारे रिसोर्स पर्सन पढ़ा चुके होंगे। टैक्स इनवॉइस जो है उसी में तो सारे चीटिंग होते हैं। मेरे पास डेली जिस तरह मैं बताता हूँ, डेली बेसिस पे जो केसेस आते हैं उसमें टैक्स इनवॉइस की मिसमैच होती है और उसमें आप लोग मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अप्लाई होते हैं। आप इंशाल्लाह जब फील्ड में आएंगे, उन्होंने अपना कैरी फॉरवर्ड मेंटेन करना होता है, टैक्स पे ने अपना मैचिंग करनी होती है, अपने इनपुट की क्लेम करनी होती है। टैक्स इनवॉइस इज द मोस्ट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली एक सेल्स टैक्स की ऑपरेशनल एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट है। ये कोई डॉक्यूमेंट उस वक्त तक टैक्स इनवॉइस नहीं कहलाएगा जब तक वो सेल्स टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 23 के तहत इशू नहीं हुआ होगा। टैक्स इनवॉइस को हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए आप
इनवॉइस क्यों इशू करते हैं? आप इनवॉइस क्यों इशू करते हैं? आप टैक्स इनवॉइस उसी टाइम इशू करते हैं जब आप कोई सप्लाई करते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन, डेफिनेशन का सेक्शन है सब सेक्शन 44। इधर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये टाइम ऑफ सप्लाई को मैंने डिफाइन किया है और ये है एज पर सब सेक्शन, ये सब सेक्शन 44 ऑफ सेक्शन 2 है और ये एक्सक्लूसिवली बता रहा है। यही एक स्लाइड आज की आपके लिए थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, बाकी इस पूरे टॉपिक में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है और आपके लिए भी बहुत आसान होगी। ये टाइम ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 में। टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू, मतलब इसने कैटेगरीज बताई हैं कि अगर ये कैटेगरी है तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ये है। अब ये क्या कहता है, बिल्कुल एक दफा मेरे साथ अगर आप रीडिंग करें, मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है इन रिलेशन टू, इन रिलेशन किस चीज के? सप्लाई ऑफ गुड्स, अ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, ये हाईलाइट हो रहा है। सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज, ये इनसे रिलेटेड है टाइम ऑफ सप्लाई। पहले की तरफ अगर हम चले, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड मींस एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है हाईलाइट कर दिया, इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स मींस, ये मींस है, ठीक। यानी कि कोई भी सप्लाई हुई है गुड्स की, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा? ये वो टाइम होगा जब गुड्स डिलीवर हुए हैं, जब गुड्स जो है वो जिसने सप्लाई रिसीव की है उसको मिल गए हैं या उसको मेड अवेलेबल। मिल जाने का मतलब ये है कि चलो उसने रिसीविंग दे दी। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये भी है कि भाई आपने उसके गोडाउन के सामने जाके उसको कह दिया कि गुड्स तुम्हारे प्ले पड़े हैं, जाओ जाए आप उठा लें, ठीक। या सप्लायर ने कोई पेमेंट की हो, ठीक। तो अब इसमें उसने एंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये लॉ जो है ये बड़ी प्यारी, इसमें कई दफा ना इंटरप्रिटेशन लेके आ जाता है। मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। ये इधर एक वर्ड लिखा हुआ है, 3 लफ्ज हैं, विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई, हम आपको लॉ बताता है कि आप लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी सप्लाई का, गुड्स सप्लाई, जो गुड्स आपने बनाए हैं, टैक्सेबल गुड्स जो हैं, उनकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो या तो गुड्स डिलीवर कर दें उसे, या आप गुड्स उसको अवेलेबल कर दें, या उसमें पेमेंट रिसीव हो गई है। हाँ, वो फिर एंड में ये कहता है विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो पहले हो जाए। ये लॉ इसको एक्सक्लूसिवली बता रहा है आपको। क्या बता रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई तो वो होगी जब गुड्स या तो मिल जाएंगे, या उसको पहुंचा दिया जाएंगे, या पेमेंट मिल जाएगी। इन जो पहले हो जाएगा ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अच्छा, अब ये वो गुड्स हैं, ये वो टाइम ऑफ सप्लाई है जिसमें कोई हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर कोई हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो उसकी डेफिनेशन और है। अगर आपने किसी के साथ कोई हायर परचेज की हुई है, आप किसी को परचेज के लिए हायर करते हैं, किसी को परचेज के लिए हायर करते हैं, तो जिस टाइम पे आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आप में से किसी को कहता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप एग्रीमेंट कर लें किसी और बंदे के साथ और 200 कंटेनर मंगवा लें, ठीक है। अब ये मेरी और आपकी जो है आपस में कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है। जब हमारा ये एग्रीमेंट होगा, हायर परचेज का एग्रीमेंट होगा, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बहुत डिटेल्ड है ये,
इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन तमाम इश्यूज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इज वेरी वेरी सेंसिटिव। टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो सेल्स टैक्स से इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि सेल्स टैक्स जो है टाइम ऑफ सप्लाई को जितना डिटेल में बयान कर सकता था उतनी डिटेल में उसने बयान कर दिया है। फिर अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई है, आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, द टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बल्कि आपको रेड पेन से दिखा देता हूं। ये है इस तरह, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद इसमें अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, जिस टाइम पे वो रेंडर कर रहा होगा या प्रोवाइड कर रहा होगा, तो सर्विसेज कहलाएगा। ठीक, तो अब बिल्कुल इसको आप देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ सब क्लॉज ए। अब इसकी एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब क्लॉज ए बी और सी वेयर एनी पार्ट of the payment is received for the supply in a tax period, it shall be counted for in the return for that tax period। and फर्ज करें अगर कोई भी पेमेंट उसका एक पार्ट आपको रिसीव होता है तो वो उस पीरियड में अकाउंट फॉर होगा जिस पीरियड में वो shall be accounted for in the return for that tax period। ठीक, जब कभी आपको कोई पार्ट रिसीव होगा किसी भी पेमेंट का, तो जिस रिटर्न के पीरियड से वो रिलेट करता है उसमें आप उसे इंक्लूड करेंगे। अगर कोई ऐसा पार्ट आपको रिसीव हुआ है जो कि एग्जाम सप्लाई का है, तो आप उस सप्लाई को उस टाइम इंक्लूड करेंगे जब उसमें से एग्जाम्शन खत्म हो जाएगी। अब इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाऊं, आपने एक एग्जाम्प्ट सप्लाई की, उस पर कोई टैक्स नहीं काटना था आपने, ठीक है, आपने नहीं काटा। ठीक, अब उसमें क्या होगा, अगर आपको दोबारा उसका कोई पार्ट जो है वो आपका सप्लाई होता है, तो आपने बिल्कुल सिंपल अंदाज में उसे तब अकाउंट फॉर करना है जब उसमें से एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसको आपने अभी वेयर एनी पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को टाइम ऑफ सप्लाई तक महदूद रखना है। अच्छा, लॉ की इसमें मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। लॉ जो है ना वो डेली बेसिस पे, जिस तरह मैं आपको कल बता रहा था, प्रैक्टिस के तौर पे आता है। टुडे मेरे पास एक केस आया हुआ था मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, और केस जो है समटाइम्स many heads are sitting together to solve different issues। The issue is always like this कि law चूंकि it is always there is the room for interpretation, और इंटरप्रिटेशन में इसमें ये आपको, आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपने एक स्टेटस एक्वायर किया है तो हो सकता है लॉ के अंदर कोई ऐसा चेंज आ जाए जो एकदम उसके स्टेटस को ओपन टू इंटरप्रिटेशन कर दे। तो लॉ उसमें क्या करता है, हमेशा जब इस किस्म का इंटरप्रिटेशन का आपके लिए एक जो है वैक्यूम क्रिएट करता है या आपके लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो लॉ जो है टैक्स पेयर को भी बेनिफिट देता है और रेवेन्यू को भी बेनिफिट देता है। उसकी कोशिश यही होती है हमेशा लॉ की कि जो एग्जीक्यूटर ऑफ द लॉ है, जो ऑफिसर ऑफ द लॉ है, उससे फायदा हो। तो ये बेसिकली प्रोविजन ऐसी ही रखी गई है, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू को फायदा हो इंस्टेड ऑफ द टैक्स पेयर, बट स्टिल इट इज नॉट हार्श टुवर्ड्स द टैक्स पेयर और टुवर्ड्स द रजिस्टर्ड पर्सन। हम आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स इनवॉइस क्या होती है? सेल्स टैक्स इनवॉइस किसने देनी है? रजिस्टर्ड पर्सन ने देनी है। टैक्सेबल सप्लाई, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसने, जिसने टैक्सेबल सप्लाई देनी है, ये वो बंदा होगा जो रजिस्टर्ड होगा और वो एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा। शेल इशू, शेल मतलब लाजमन इशू करेगा सीरियली नंबर टैक्स इनवॉइस, उसने एक एक इनवॉइस की उसने नंबरिंग करनी है, और उसने किस टाइम पे देनी है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपने देख लिया कि वो डिफाइंड है, ऑर्डिनेंस इज
इनकम टैक्स एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई डिफाइंड है, और उसने उस टाइम ऑफ सप्लाई जब मेंशन हो जाएगा जब, तो उसने टैक्सेबल सप्लाई जो है उसके क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं अपनी टैक्स इनवॉइस में। नेम मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर मेंशन करना है कि फला बंदा सप्लाई, मैं फला बंदा हूं, मैं ये सप्लाई कर रहा हूं और मैं किसको सप्लाई कर रहा हूँ, रिसिपिएंट मैंने उसका नेम देना है, एड्रेस देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। मैंने ये बताना है अगर मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूँ कि मैंने किस डेट को इशू की। मैंने इसमें ये बताना है कि डेट ऑफ इसकी डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है। अगर मैं केबल मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने ये मेंशन करना है कि ये कौन से कैलिबर की केबल है, ये कौन सी क्लास की केबल है, इसका सेल्स टैक्स का रेट क्या है, और उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी है और इसकी क्या क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू जो है वो बगैर सेल्स टैक्स के साथ क्या है, इसकी वैल्यू अलोंग विद इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ये क्या है, और वैल्यू जो है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स क्या है। मतलब आपने एक टैक्स इनवॉइस में एक एक चीज मेंशन करनी है। आपने नेम मेंशन करना है, सप्लायर का एड्रेस, आपने रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ मेंशन करना है। जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू की है आपने वो बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, क्या क्या क्वांटिटी के गुड्स हैं। अक्सर मैं देखा करता हूँ मुख्तलिफ इनवॉइसेज आई भी होती हैं जिसमें वो टैक्स भी कैलकुलेट होता है कि विदाउट टैक्स ये अमाउंट है, उस पर टैक्स की अमाउंट ये है, दोनों की क्यूमुलेटिव एडिशन भी होती है। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई सच मॉडिफाइड इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट पर्संस और क्लासेस। अच्छा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड जो है वो कोई स्पेशल इनवॉइस भी सजेस्ट कर सकता है मुख्तलिफ पर्संस के लिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक से ज्यादा एक टैक्सेबल सप्लाई अगर है, एक सप्लाई जिसमें एक एक चीज क्वांटिफाई कर दी गई है, फर्ज करें अगर आपने एक इनवॉइस 100 इश्यूज 100 क्वांटिटीज के लिए इशू करनी है तो एक ही इनवॉइस होगी। ये नहीं होगी कि 100 क्वांटिटीज को आप अलग अलग कर दें। आपने 100 क्वांटिटीज की प्राइस मेंशन करनी है, उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगाना है और उसकी टोटल अमाउंट चार्ज करनी है। ठीक, आप ये नहीं करेंगे कि आपने 100 अलग हर बंदे की अलग इनवॉइस निकालें। एक इनवॉइस अगर एक सप्लाई से पर्टेन करती है तो एक ही रहेगी, ये नहीं होगा कि 5 या 10 कर दें। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है। टैक्स इनवॉइस के बारे में आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23, a resident person making a taxable supply may subject to such conditions। अगर कोई भी बंदा टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो बोर्ड कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। और बोर्ड ये कह सकता है कि आपने जो भी इनवॉइसेस इशू करनी है इलेक्ट्रॉनिकली करनी है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से काम काफी कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस उसमें बहुत ज्यादा विजिलेंस रखनी पड़ती है। मैंने अब तक देखा है, मतलब मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद है कि अभी हम तो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं रिकवरी की, तो एक जो है डेयरी फार्म है काफी बड़ा, और वो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हमारी एक चीज जो है वो मैनेज नहीं हो रही, तो आप हमें सजेशन दें, हमने कोई आउटपुट को मैनेज करना है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये चीज तो आप जो है एज पर लॉ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चलें ठीक है हम नहीं करते, हम अपनी आउटपुट को बैलेंस कर लेते हैं और इस तरह से हम अपना रिफंड क्रिएट कर देते हैं ताकि डिपार्टमेंट हमारे पीछे ना आए, ठीक है। और मैंने उन्हें कहा कि चलें आप कौन सा मोड अख्तियार करेंगे, तो दे वर जस्ट टेलिंग मी कि सर हम तो मैनुअल कहते ना सारी कर दें। मैंने कहा कि एक एक चीज की सप्लाई हो रही है, नेस्ले को आपने चीजें देनी है, डेयरी फार्म है आप, आपने नेस्ले को देनी है, डेयरी उमांग को देनी है, आपने बाकियों को देनी है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप कहते हैं कि भाई मैं 100 रुपए की पर्ची या वैसे एक पर्ची पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एक टैक्स इनवॉइस दे दूंगा, तो इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। देन one of our batchmates वो he took into it, और मैंने उन्हें कहा कि these people are trying to hoodwink the department, so please take good care of these people। इन्हें जरा थोड़ा बहुत लॉ के मुताबिक लेके आए कि इनका तो उल्टे ये असेसमेंट में अमाउंट ऑफ टैक्स निकल रहा है, तो देयर हैज एन रिकवरी हैज बीन इफेक्टेड। तो ये इसमें
बोर्ड जो है वो आपको ये भी कर सकता है कि आपको कह दे कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें। अच्छा, अगर मैनुअली भी आप करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेल्स टैक्स उसमें कट जाएगा। एजी ऑफिस में जो प्रैक्टिस चल रही है कि अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और आपकी कोई सप्लाई है उस तो भी आपका पूरा का पूरा टैक्स कटेगा और ज्यादा कटेगा। ठीक, और इसके बाद दोबारा सेक्शन सब सेक्शन 4 में है, द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट प्रेस्क्राइब द मैनर। प्रेस्क्राइब कोई भी मैनर कर सकता है। आगे चलते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, डिटेल ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस जो हैं वो रिटर्न का पार्ट होती हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न इज प्रेस्क्राइब इन STR 7 इन सेल्स टैक्स रूल्स। ये मुख्तलिफ एक आपको बताया गया है कि सेल्स टैक्स इनवॉइसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ काउंटेड होती हैं। डोमेस्टिक परचेज इनवाइसेज उन्हें DPI कहते हैं, वो एनेक्चर ए में अकाउंट फॉर होती हैं। एनेक्चर बी में जो है गुड्स डिक्लेरेशन होती हैं। एनेक्चर सी में डोमेस्टिक सेल इनवाइसेज होती हैं और गुड्स डिक्लेरेशन एक्सपोर्ट्स एनेक्चर डी में होती हैं। मुख्तलिफ एनेक्चर्स हैं। अब एक और जो है कहता है ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। हो सकता है इसकी कंपोजिशन आज से 10 दिन बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, तो बोर्ड इन द प्रोसेस मुख्तलिफ चेंजेस लेके आता रहता है। तो ये जो है इस स्लाइड को आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन समझिएगा, इसमें से हमने कोई MCQs भी नहीं बनाए। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखें, जब आपने टैक्स इनवॉइस इशू करनी है तो आपने उसमें तो हर चीज मेंशन करनी है। आपने तो नेम भी मेंशन करना है, वैल्यू भी मेंशन करनी है, उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स भी मेंशन करना है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा उससे बिल्कुल रिलेटेड आ रहा है कि फर्ज करें आपने कोई गलती कर दी है, उसका क्या तरीका कार होगा उसे अकाउंट फॉर करने का सेल्स टैक्स इनवॉइस में। ठीक, ये आपके सामने इशू हो गया है। अच्छा, मैंने ना इसको बहुत इजीली तरीके से आपको बताना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपको कैलकुलेशन की स्लाइडें तो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, दे आर वेरी इजी एंड वेरी एलिगेंटली रिटन, मगर मैं आपको इसमें बिल्कुल नटशल में बताता हूँ पहले, उसके बाद आई विल गो टुवर्ड्स द प्लेन रीडिंग एंड देन अगर उसमें कुछ समझानी होगी तो मजीद समझाऊंगा आपको। फर्ज करें आपने एक सप्लाई करी है और सप्लाई आपने जो भी की है उसके उसके अंदर आपने कोई तब्दीली की है। ठीक है, आपने तब्दीली इस तरह की है कि आपने 10 लाख की अमाउंट सप्लाई की है, उसमें से 4 लाख आपके पास वापस आ जाता है। ठीक है, अब पहला सिनेरियो यह है कि आपने आज के दिन 10 लाख रुपए की सप्लाई की है और आपका टैक्स वगैरह सब कुछ उसमें कट गया है। ठीक है, अब आपने टैक्स भी पे कर दिया है। तकरीबन थोड़े अरसे बाद उस वैल्यू उस सप्लाई के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, एक खास अमाउंट का 4 लाख उसमें कम हो जाता है। ठीक, अब तो आप उसमें टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, अगर 10 लाख है उसमें 17% डाल दें या 16% डाल दें तो आपका टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका है, मगर उसमें से सप्लाई तो थोड़ी वापस हो गई है। कितने अरसे बाद? 1 माह बाद हो गई है, 2 माह बाद हो गई। आपने तो सप्लाई के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भी पे कर दिया है। ठीक, मगर सप्लाई तो वापस आई है थोड़े अरसे बाद। अब आपने टैक्स तो दिया हुआ है, अब आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपने अपनी टैक्स की इंसिडेंस है उसे कम करना है। ठीक है, आपने अपने टैक्स की इंसिडेंस को कम करना है, तो आप ये करेंगे कि आप अपना टैक्स रिड्यूस करेंगे, या अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपने सप्लाई की जो है वो 10 लाख की, बाद में पता चला ये तो 16 लाख की है या 16 लाख हो जाना चाहिए था, इसे बढ़ गई है, तो आप करस्पॉन्डिंगली या तो अपनी टैक्स की अमाउंट कम करेंगे या अपने टैक्स की अमाउंट ज्यादा करेंगे। जब कभी भी कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई में चेंज आएगा या कोई सूरत हाल ऐसी होगी जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होगा। बहुत ज्यादा नटशल में बात बता रहा हूं। और ये डेबिट और क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? ये सप्लायर जो है वो इशू करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन होगा और सप्लायर होगा, वो इशू करेगा। इसकी ना वर्ड बाय वर्ड रीडिंग देते हैं, मैं आपके सामने इसको पॉइंट आउट करूंगा। ये
एक दफा ये इसको एक एक आपको पेज समझ आएगा इंशाल्लाह, और आपका सारा इशू हल हो जाएगा। ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये हाईलाइटेड है। Where a registered person has issued a tax invoice in respect of a supply, ये रजिस्टर्ड पर्सन ने एक टैक्स सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई की है और उसने सप्लाई की है, टैक्स इनवॉइस इशू की है। रजिस्टर्ड पर्सन है इशूड अ टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर्ड पर्सन ने एक सप्लाई की है और उसने क्या किया है, एक टैक्स इनवॉइस इशू की है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, अब सिनेरियोस देते जाएं। सप्लाई कैंसिल हो गई है, गुड्स वापस आ गए हैं, सप्लाई की नेचर चेंज हो गई है, सप्लाई की वैल्यू चेंज हो गई है, कोई मॉडिफिकेशन हो गई है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस के अंदर, या रिटर्न में कोई मॉडिफिकेशन हो गई है। ये सारे के सारे सिनेरियो जो हैं वो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड हैं। आप इंशाल्लाह जब फील्ड में आएंगे तो मैं थोड़ा सा ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल को मॉनिटर करता रहा हूँ, सुई गैस नॉर्थ SNGPL को मॉनिटर करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास विद होल्डिंग थी इनकी, तो लाहौर से बैठ के मैं इनकी कुछ पेमेंट्स चेक किया करता था। तो उसमें जो है आप अगर उनकी सप्लायर्स की लिस्ट देखेंगे या वो जिसको सप्लाई करते हैं उसकी लिस्ट देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि टर्नओवर कितना है। PSO वुड बी हैविंग एनुअल सेल्स टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.2 बिलियन 1.2 ट्रिलियन रुपी। कितना? 1300 अरब मतलब 1.3 ट्रिलियन रुपी। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। तो अब उसमें काफी गलतियां होती होंगी, कुछ सप्लाईज रिवर्ट होती होंगी, कुछ कंटेनर्स वापस आते होंगे, कुछ जो है अमाउंट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स रेट एकदम तब्दील हो गया पेट्रोल का, अब उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली लेके आनी है, कोई ना कोई टैक्स इनवॉइस के अंदर जो है वो तब्दीली आनी है, और रिटर्न के अंदर जो है PSO ने अब अपने रिटर्न में कुछ ना कोई चेंज करना है। तो अब क्या करना है, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने में आगे से पढ़ते हैं, मैंने आपको सिनेरियोस तो बता दिया। द रजिस्टर्ड पर्सन में, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज द बोर्ड में इम्पोज। अब रजिस्टर्ड पर्सन बेचारा जेर अताब है, बोर्ड ने कुछ लिमिटेशंस बता दी और वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन वो इशू करेगा अ डेबिट नोट, एक डेबिट नोट इशू करेगा या क्रेडिट नोट। डेबिट नोट मतलब ये कि उसके पास पैसे जो हैं वो आने हैं टैक्स के वापस, या उसने टैक्स के पैसे ज्यादा दिए। मगर अभी आपने बिल्कुल इसको सिंपल अल्फाज में समझना है। डेबिट का मतलब आपका हमेशा यही होता है कि आपने कोई चीज जो है किसी से आपको किसी को दी हुई है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने किसी से कोई चीज ली हुई है, मगर इसके मतलब लाइकवाइज भी हो सकते हैं, मगर अभी आपने इसके जो मतलब है वो डेबिट और क्रेडिट के सिलसिले में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि कुछ कैंसिलेशन हो जाती है, कोई गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, कोई चेंज हो जाती है नेचर ऑफ सप्लाई में, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है टैक्स इनवॉइस में, कोई अमाउंट ऑफ टैक्स चेंज हो जाती है, रिटर्न तब्दील करने की नौबत आती है। तो कोई एक क्या है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय बोर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन बेचारा पाबंद है कि उसने डेबिट नोट देना है और क्रेडिट नोट देना है, एंड मेक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स इन द रिटर्न। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, इसे जरा समझें, मैं इसको पूरे को हाईलाइट कर देता हूं। उसने ना क्या किया, उसने डेबिट नोट भी दे दिया, अगर डेबिट नोट देने की जरूरत पड़ती है तो वो डेबिट नोट दे देगा रजिस्टर्ड पर्सन, और क्रेडिट नोट दे देगा। ये बात थोड़ी ना मैं आपको समझाता इस तरह हूं कि ना इसके पीछे आपने इंटेंशन समझनी है। सेल्स टैक्स में जो है वो हम ये ना, चूंकि वैल्यू एडेड टैक्स है, साइक्लिकल टैक्स है, ये चेन वाला टैक्स है, इसमें ना समझें कि टैक्स पेयर
या रजिस्टर्ड पर्सन आपसे ज्यादा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उस पर डाली हुई, वो अब आपके पीछे अपनी वो बार बार आपके पीछे आएगा कि भाई मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये पूरी करना चाहता हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स ऑफिसर को आके कहेगा मैं ये पूरी कर रहा हूँ, ये पूरी कर रहा हूँ। ये आपने एक सिनेरियो समझ लेना है, ठीक है। सिनेरियो ये है कि टैक्स पेयर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और वो खुद आके बता रहा है सर मेरे पे ये जिम्मेदारी है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये चीज चेंज कर दी है, मैंने वो चीज चेंज कर दिया है, अच्छा मेरा तो शो कॉज अभी शो ना था, मैंने वो नहीं हुआ, मैं ये पे करना चाह रहा हूँ, मैं पेनल्टी पे करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें एक किस्म का आपके पीछे लग गया है रजिस्टर्ड पर्सन अपने। क्यों आपने उसको इस पे क्यों मजबूर किया? क्योंकि वो किसी और का पैसा है, सेल्स टैक्स, वो एक हर चीज पे उसने किसी और से टैक्स लेके आपको देना है, आपको देना है, आपको देना है। तो आपने बोर्ड ने कह दिया कि भाई तुम जो तब्दीली करते हो, रजिस्टर्ड पर्सन को कहता है कि जो भी तुमने तब्दीली करनी है करो, हमने तुम्हें नहीं रोका, मगर तुमने डेबिट नोट बताना है और क्रेडिट नोट बताना है, इंटीमेट करना है। क्या करना है इंटीमेट? अब अगर आपने कोई तब्दीली लेके आनी है तो आपने एक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट करनी है रजिस्टर्ड पर्सन ने। किसके तहत? आउटपुट टैक्स के तहत, अपनी किसमें? रिटर्न में। अच्छा, आउटपुट टैक्स और भी आसान अल्फाज में है, और भी आसान, वो टैक्स जो आप काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, ये आउटपुट टैक्स है आपकी रिटर्न में। किसी और का काटा है, वो जमा करा दिया है, वो शो कर दिया। किसी और का टैक्स काटा है, मैंने आपका टैक्स काट लिया, आप सब बंदों का टैक्स काट लिया और जमा करा दिया, ये आउटपुट टैक्स है। मतलब ये कि अगर कोई तब्दीली आई है चेंज की, तो जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, वो टैक्स काट रहा है बाकी बंदों के, तो वो तब्दीली अपनी रिटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसने उसने कोई सप्लाई में चेंज किया, कोई तब्दीली आई, टैक्स कटना चाहिए था 11,000, टैक्स कटा है 2,000, तो उसको मजीद टैक्स की एडजस्टमेंट शो करनी पड़ेगी रिटर्न में अपनी। अगर उसने काटना था 25,000 और उसने काट लिया है जनाब जी 5,00,000, तो वो जनाब जी उसकी एडजस्टमेंट भी अपनी रिटर्न में शो करेगा। ये टोटल कॉन्सेप्ट है इसका डेबिट एंड क्रेडिट नोट का। क्योंकि टैक्स इनवॉइस तो चेंज होती है ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रैक्टिकली, ये मरहबा लेबोरेटरीज है, आप सब लोगों को जरूर पता होगा, जरूर पता होगा। तो क्या हुआ कि जब 2013 में मेरी पोस्टिंग थी विद होल्डिंग में, तो क्या हुआ कि हमने इसके डॉक्यूमेंट्स की पेरूजल स्टार्ट कर दी और हमने इनकी इनवाइसेस देखनी शुरू कर दी। सेल्स टैक्स इनवाइसेस थी, इनको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इनकी मशहूरियाँ आया करती थी, और इसके बाद जो है इनको सेल्स टैक्स इनवाइस इशू हो गए थे। अब जब मैंने केस पेरूज कर लिया, उसके बाद वन डे आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, मैं ये देख के हैरान हो गया कि इनकी तो तमाम सेल्स टैक्स इनवाइसेस जो हैं वो टेम्पर्ड हैं। वो टेम्पर्ड इस तरह थी कि मरहबा लेबोरेटरीज 2013 तक वो एक पार्टनरशिप के तौर पर एड्रेस हो रही काम कर रही थी। उस सेल्स टैक्स का सारी सप्लाई जो है वो एक इंडिविजुअल के नाम से शो कर रही थी। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर या इतनी बड़ी डिसीविंग डिपार्टमेंट के साथ कि आप एक बिजनेस के ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे, आप इनकम टैक्स में कुछ और खाते शो कर रहे हो एक बिजनेस के, और किसी और सेल्स टैक्स के नंबर के अगेंस्ट कोई और जानने पहचानने वाला, कोई 7 मोहल्ले दूर या 5 फरलांग दूर वाले बंदे का सेल्स टैक्स के ऊपर शो कर रहे हो कि भाई ये मेरी रिटर्न में मेरा सेल्स टैक्स ये है और ये मैंने टैक्स कटवाया है और ये सारा कुछ है फलां फलां। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। फिर हमने उसको भेज दिया उनके ये इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर ये है कि दे हैड टू पे द टैक्सेस। हमने उनसे पहले इनिशियल स्टेज पे भी टैक्स लिया और बाद में भी लिया। तो ये हमने उसको कहा है कि भाई तुम चेंज ऑफ सप्लाई करो, जो करना चाहते हो करो, हमें उसमें कोई हर्ष नहीं। प्रोवाइडेड कि भाई तुम अपनी आउटपुट टैक्स जो तुमने काटा है लोगों का, वो अपनी रिटर्न में अकाउंट करो। अगर तुम्हारा ज्यादा बनता है तो ज्यादा शो कर दो, कम बनता है तो कम शो कर दो, मगर तुमने अकाउंट फॉर जरूर करना है।
आगे चलते हैं। ये मोटे मोटे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं डेबिट क्रेडिट नोट। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल्स आपने खुद जाके पढ़ लेनी है, बहुत एलिगेंटली रिटर्न है। मैं सिर्फ एक दो समझाऊंगा सिंपल। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मुझे आज मैंने एडमिन से थोड़ा बहुत ना इख्तलाफ किया। एडमिन वाज एंड द अदर रिसोर्स पर्संस वर टेलिंग मी कि आप इनको रूल्स के मुताबिक मत चीज बताएं, या इनको ज़्यादा मत डिटेल बताएं। मगर मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहूँगा अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि एक दफ़ा इनको थोड़ी रीडिंग आ जाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो डेबिट क्रेडिट नोट में, क्योंकि अक्सर क्यूरियोसिटी आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप लोग जो हैं वो कहेंगे कि सर ये चीज़ थोड़ी मज़ीद डिटेल में बताई जाए, तो मैं बताऊंगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ये रूल्स का पार्ट है। रूल्स आर ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू द ओरिजिनल एक्ट। ठीक है, रूल्स क्या कहते हैं कि उन्होंने एक चैप्टर का हवाला दिया है जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेट करता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर अप्लाई वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन has issued a tax invoice in respect of a supply made by him and as a result of any of the events specified in section 9 of the sales tax act। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन ने एक टैक्स इनवॉइस इशू की है और सेल्स टैक्स रूल्स के तहत इशू की है। सेल्स टैक्स रूल में से और भी डिटेल में बताया गया कि उसने इनवॉइस में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो वो अगर कोई ऐसी इवेंट जो कि सेक्शन 9 जो अभी आप और मैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट पढ़े, अगर कोई उसे डेबिट करने की नौबत आ जाती है या क्रेडिट करने की नौबत आ जाती है, द अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस और द रिटर्न नीड्स टू बी मॉडिफाइड। अगर उसने कोई वैल्यू में तब्दीली की है तो वो अपने टैक्स रिटर्न के इनवॉइस में भी उसको तब्दील करेगा, मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई वो अपने ऑन ओन अकॉर्ड नहीं करेगा। हमने ये मॉडिफिकेशन की ऑप्शन हमने इनकम टैक्स में दी है टैक्स पेयर को, एंड कैन यू बिलीव दे आर रैकिंग हैवक। मैं सारा दिन जो है इसके सेल्स टैक्स की रिटर्न की जो रिवीजन है या मॉडिफिकेशन है वो विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड होती है। हम इसे सेल्स चीफ ऑटोमेशन को भिजवाया करते हैं, सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन को मार्क करके थ्रू अ प्रॉपर चैनल। मगर इनकम टैक्स में हमने देखा है थोड़ा सा, एंड वी आर रिपेंटिंग कि why how come we have given these people these authority to make an amendments। घर बैठे कुछ भी करना चाहते हैं लोग। रजिस्टर्ड पर्सन जो है, मैं इंटेंशन तो नहीं कहूंगा कि शायद, आई डोंट वांट टू बी एनी मोर सिनिकल कि वो घर बैठे चाहे तो 1 बिलियन की इनवॉइस क्लेम कर लो, और ऐसा होता भी है। बड़े बड़े इन लोगों ने फ्रॉड किए हैं, लोगों ने किए हैं। तो मैं इसे यही चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट की इंटेंशन ये है कि चेंज आप करें, जरूर करें। एक डेबिट नोट आपने इशू करना है, अदरवाइज आप उसका इफेक्ट नहीं ले सकते। इफेक्ट ना लेने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चेंज किया है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल में दिखाऊंगा, इसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी अपील्स पढ़ानी है। डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो आपको इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर जरूरत पेश आई तो मैं एडमिन को बता के एक दो एग्जांपल्स इसमें वर्कआउट मेरे पास स्लाइडों में मौजूद हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मगर ये है कि अपील्स बहुत सिंपल है, वो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स इज पार्ट ऑफ द फील्ड। वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी आइडिया देना है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सप्लाई एंड सप्लाई और पार्ट देयर ऑफ कैंसल्ड और रिटर्न। ठीक है, तो अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई सप्लाई की है और वो सप्लाई जो है उससे वापस कर दी गई है, किसने वापस की है, सप्लायर को, बायर ने या रिसिपिएंट ने, तो क्या है कि वो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, वो एक डेबिट नोट इशू करेगा in respect of such supply or part thereof, indicating the quantity being returned or the supply of which has been cancelled, its value determined। मतलब उसने एक एक चीज बतानी है। क्या बताना है कि क्वांटिटी कितनी वापस आई है, सप्लाई कितनी वापस आई है, उसकी वैल्यू क्या है, किस बेसिस पे वो वापस आया, टैक्स इनवॉइस का नंबर क्या था, सप्लायर कौन था, सप्लायर कौन है, उसमें नेम एंड एनटीएन ऑफ द रिसिपिएंट, नेम एंड एनटीएन ऑफ द सप्लायर। डेबिट नोट के अंदर नेम एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस, जो इन सेल्स टैक्स इनवॉइस है। ये सारी एक छोटी सी आपकी कहता है ये एक्सरसाइज उसे करनी पड़ेगी।
इसका वास्ता आपसे आपके पास कम पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom? ये तो रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो उसका इफेक्ट नहीं ले सकता। अगर वो ओवर के पे करके बैठा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे खुद कम करे। अगर वो कम दे के बैठा है तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा, हमारा सॉफ्टवेयर से कम डिटेक्ट कर लेगा, और ये एक साइक्लिकल चेंज के अंदर उससे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि कहीं यहाँ ना हो कि साइकिल टूट जाए, साइकिल में निकल आए टैक्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे खुद अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। पर इसकी कैलकुलेशन की रेजोल्यूशन तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज अगला टॉपिक है वो मैं सिर्फ आपको उसका ब्रीफ टच देना चाहता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है, एडमिन से पूछ लेते हैं कि इसमें क्या हम लोग इसमें मजीद करें। 1 मिनट के लिए मैं आपकी स्लाइड अभी डिसकंटिन्यू करता हूँ स्क्रीन से। अच्छा, ये एक बिल्कुल प्रो रेवेन्यू, ये टैक्स पेयर के हक में या रजिस्टर्ड पर्सन के हक में एक जो है वो प्रोविजन है। इसमें प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट एन अपील प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज, रजिस्टर्ड पर्सन 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर सका। अब वो दोबारा कमीशन अपील के पास जाता है और वो इन रिटर्न देता है कि भाई मुझे तो ये मसले मसाइल आ गए थे, इस वजह से मैं आपके पास अपील के लिए नहीं आ सका, आप काइंडली मेरी अपील एडमिट कर लें। यही इसकी पूरी वर्डिंग है कि provided that an appeal preferred before after the expiry of 30 days may be admitted by the Commissioner in Indian Revenue Appeals if he is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period। उसके पास sufficient cause है, वो ये justify कर सकता है मुझे अपील करने में ये मसाइल आ रहे थे, इस वजह से मैं अपील नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है ये। और उसमें ये कहा गया है कि वो अपील जो है उसके लिए फी दी जाएगी 1000 रुपए की। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब ये एक लेटेस्ट आई थी, वैसे तो ये पुरानी है मगर अब चूंकि लॉ का पार्ट है। अगर किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर द कमीशन अपील इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिकवरी of tax levied under this act shall cause undue hardship to the taxpayer, he, after affording opportunity of being heard to the commissioner or officer of inland revenue against whose order appeal has been made, may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 30 days in aggregate। सिंपल ये प्रोविजन जो है वो रिलेट करती है फॉर द ग्रांट ऑफ स्टे। आप स्टे कमीशन अपील दे सकता है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। अगर उसने अपील मतलब फाइल की, कमीशन अपील उसे जो है लेटर भिजवाएगा कि आपका केस इस दिन के लिए फिक्स्ड है, उस दिन उसकी हीयरिंग होगी। वो उसमें मजीद अगर कोई टाइम मांगता है तो टाइम मांगेगा, और उसके बाद वो उस दौरान ये भी कहेगा कि सर मुझे स्टे दिया जाए। तो कमिश्नर अपील जो है वो जो भी रिकवरी करना चाह रहा होगा डिपार्टमेंट, उसके अगेंस्ट सिर्फ 30 दिन तक की म्याद का मैक्सिमम स्टे दे सकता है, और वो तब देगा जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगी। उसमें काफी कंसिडरेशंस हैं क्योंकि हम तो फील्ड में इंटरेक्शन में होते हैं अक्सर, तो हमें पता होता है कि हमें पता होता है कि क्या वजूहात हैं कि वो स्टे किस वजह से मिल जाता है। परसेप्शन बीइंग ऑफिसर्स हमारी कि कमीशन अपील थोड़ा बहुत टाल मटोल देते हैं स्टे को, या कई दफा हमारे हक में स्टे नहीं देते, मगर ऑफिसर जब खुद जाके कॉन्टेस्ट करते हैं तो उसमें स्टे मिल जाता है। और क्योंकि उसमें हमारे इंस्पेक्टर्स भी हमारे साथ होते हैं, बल्कि कई केसेस में ऐसा हुआ है कि उसमें ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट भी स्टे रिजेक्ट कर देती है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझसे पूछा गया है कि सेक्शन 45 बी सब सेक्शन 1A अपील्स
इसमें अगर कमिश्नर अपील चाहे तो 30 दिन का स्टे दे सकता है आफ्टर ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। टैक्स पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन को वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप आए बताएं आपके खिलाफ रिकवरी क्यों ना की जाए। जब वो रिकवरी की बात आएगी तो टैक्स पेयर जाएगा और कहेगा जी मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो अपॉर्चुनिटी देंगे और उसकी प्रोसीडिंग स्टे की जो डिपार्टमेंट ने शुरू कर रखी हैं टैक्स पेयर के अगेंस्ट, उसको मैक्सिमम 30 दिन के लिए डिले किया जा सकता है या स्टे किया। स्टे का मतलब है रोक देना। सिर्फ 30 दिन तक मैक्सिमम कमीशन अपील्स कोई भी रिकवरी जो है उसको रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एग्रीगेट का मतलब ये है कि पहले 10 दिन के लिए दे सकता है, फिर 15 दिनों के लिए दे सकता है, फिर 5 दिनों के लिए दे सकता है। इसकी मिसाल आपको एक मैं ये देना चाहूंगा कि श्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है, क्योंकि बहुत बड़ी लार्ज टैक्स पे यूनिट की कंपनी है, उसका टर्नओवर तकरीबन होगा 350 से 400 बिलियन रुपी। अब चूंकि सेल्स कम हो गई हैं, जब आई वॉज वॉचिंग इट तो तकरीबन 250 से लेकर 400 बिलियन के दौरान वो फॉल कर रही थी। तो अब जनाब उनका केस कमीशन अपील के पास लगा और कमीशन अपील ने उन्हें पहले 10 दिन का स्टे दिया, फिर 7 दिन का स्टे दिया एग्रीगेट में। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कमीशन अपील जो है ही हैज टू जस्टिफाई कि क्यों वो एकदम 30 दिनों का स्टे दे रहा है, क्योंकि टैक्स की अमाउंट भी ज्यादा होती है। ज्यादा कभी कभी 10 बिलियन का टैक्स लगा होता है, कभी 12 मिलियन का, कभी 400 मिलियन का, 12 बिलियन का भी टैक्स लगा हुआ होता है। ठीक, तो फिर उसमें यह है कि एग्रीगेट में या तो उसे तोड़ तोड़ के 10 दिन 10 दिन 10 दिन इस तरह करके स्टे दिया जा सकता है, ठीक है, या स्टेट अवे 30 डेज का भी दिया जा सकता है। मगर मोस्टली इट इज प्रेफर्ड इन बिग केसेस कि आप एग्रीगेट की बजाय आप पहले 10 दिन दे दें, फिर 5 दिन दे दें या इस तरह। बट इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कमीशन अपील डिस्क्रेशन। आगे चलते हैं, वेरी सिंपल। अच्छा, अब इसमें थोड़ी ये अपील से रिलेटेड चीजें हैं जो आपके लिए इनिशियल स्टेज पे मैं सिर्फ उनको उनके लिटरल मतलब तक जाऊंगा। इनकी लीगल इंटरप्रिटेशन जो है ये बहुत एक बड़ा डायलेमा है जो कि मुस्तकिल रहेगा आपके साथ फील्ड में। इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। क्या इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या इंटरप्रेट करती है और हाई कोर्ट क्या करती है, और उसमें इंटरनेशनल केस लॉज भी हैं, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, क्योंकि हम लोग जो है ओवर प्रीडोमिनेटली वो फॉलो द ब्रिटिश लॉज, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लॉज भी हैं, इस तरह के मुख्तलिफ लॉज हैं। तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है इंटरनेशनल भी है, तो उनके लफ्जों के मतलब जो हैं वो आपने अगेंस्ट डिपार्टमेंट सुनना है उसे या इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। The Commissioner in the Revenue Appeals may, after giving both parties, ठीक है, after hearing both parties to the appeal, दो parties हैं उनको कमीशन अपील ने चांस दिया, opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit। वो कमीशन अपील अपनी मर्जी का ऑर्डर देगा, वो किसी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं देगा। कमीशन अपील जो है, क्योंकि कोर्ट है ये, कमीशन अपील एक लोअर कोर्ट है, तो जितनी भी कोर्ट्स हैं उसके ऊपर कोई एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, वो कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दे सकता है कमीशन अपील्स को कि तुम ये ऑर्डर करो। सिमिलरली ना वो ट्रिब्यूनल को कह सकता है, ना वो हाई कोर्ट को कह सकता है, और ना वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन अपील को ये नहीं कह सकती कि ये मर्जी का ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, वो ये भी नहीं कह सकती कि आप ऑर्डर डिपार्टमेंट के हक में दे दें, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में दे दें, ऐसा कोई रूल नहीं है। ही थिंक्स फिट, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक, कंफर्म कर सकता है, वेरी कर सकता है, अल्टर कर सकता है, सेटिंग असाइड कर सकता है, एनल कर सकता है। द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट, कोई भी ऑर्डर अगर है चाहे कमिश्नर का है, कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील्स में कमिश्नर खाली और कमिश्नर अपील्स में फर्क है। कमिश्नर अपील्स इज अ कोर्ट, कमिश्नर जो है वो एक फील्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कमिश्नर अपील्स जो है वो जो भी ऑर्डर है उसे कंफर्म कर सकता है, ठीक है, डिपार्टमेंट के हक में कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, थोड़ी बहुत तब्दीली लेके आ सकता है,
वेरी मतलब इसका मतलब भी वही लिया जाएगा चेंज का, अल्टर इसका मतलब भी चेंज का लिया जाएगा, सेटिंग असाइड, सेटिंग असाइड जो है उसका मतलब ये है कि काफी डीप अगर कहा जाए तो नहीं जी, ऑर्डर अब फील्ड में रहा नहीं, मगर इसको कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट इस पे काम कर सकता है। एनएल करना तो इंशाल्लाह आप जब फील्ड में आएंगे तो इसको मजीद इंटरप्रेट करेंगे, मगर ये मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ कमीशन अपील क्या क्या कर सकता है। इससे ज्यादा इसके अंदर जो है मजीद डीप जाने की जरूरत नहीं है। आज भी एनएल के मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट लिए जाते हैं, इतने ज्यादा डिफरेंट लिए जाते हैं कि उस पर कम से कम आप समझ सकते हैं कि बेश बे बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो केस लॉस हैं। आप हो सकता है एक डिसीजन जो है वो तमाम डिसीजन पे बाइंडिंग हो ही ना, एक्सक्लूसिवली कुछ केसेस की डिसीजन जो है वो एक ऑफिसर एक कैटेगरी ऑफ केस पे लागू हो, दूसरी कैटेगरी ऑफ केस पे लागू ही ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कमीशन अपील्स का बताया। आगे चलते हैं। अब फिर ये एक दोबारा प्रोविजन है कि उसमें बताया गया लिमिटेशन कि अगर उसने अपील की है तो 120 दिनों के अंदर अंदर उसने ऑर्डर करना है, और अगर उसने 20 दिनों से ज्यादा बढ़ाना है तो उसने जो है वो रिटर्न में बताना है कि मैं इसे क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ। और फिर उसने यही बताया है कमिश्नर अपील ने कि अगर वो कोई एक्सटेंशन ग्रांट कर रहा है ऑर्डर देने के अंदर, ठीक है, तो वो उसने 60 दिनों से ज्यादा नहीं देनी है। बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें लिमिटेशन है और आपसे नहीं इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई वो लिमिटेशन कब एक्सपायर होगी, कैलकुलेशन करने बैठ जाए। सिंपल रूल है कि अगर उसने कोई ऑर्डर पास करना है, ठीक है, तो जब उसके पास अपील फाइल हुई है तो 120 दिन के अंदर अंदर उसने फाइल करनी है। मगर ये लॉ की हद तक तो ठीक है, कई दफा तो साल साल लग जाते हैं, डेढ़ डेढ़ साल लग जाते हैं अपील फाइल किए, फिर जाके रिजल्ट, फिर जाके इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा मैं आपको कह रहा हूँ। बल्कि मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे अगर शेयर करूं तो कुछ स्पेशल कमिश्नर अपील्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इसका पेस बहुत ज्यादा तेज कर दिया था और इसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया था, वरना कई लोग ऐसे होते थे कि केस की नोयत देख के इसकी इस लिमिटेशन को फॉलो करते थे कि अगर आपने आज अपील फाइल किया तो 120 दिनों के अंदर कर देंगे। कमीशन अपील इज अ वेरी वेरी जो है सुपर लोडेड डेजिग्नेशन। अच्छा, मैं आपको एक इसमें और मिसाल भी दूं। मैं ना नॉमिनेटेड था सार्क कॉन्फ्रेंस में ना, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो आई वॉज अमेज्ड, कैन यू बिलीव, ये 3 से आप तो आपको पता है तमाम कॉन्फ्रेंसेस बैंड हुई हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया की, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो उसमें सूरत हाल ये थी कि अब लाहौर में फिल वक्त तकरीबन 4 कमीशन अपील्स की पोस्ट हैं, और जो इंडियन डेलीगेशन था दे वर टेलिंग में कि इन दिल्ली दिल्ली में इंडिया में खाली दिल्ली के शहर में 40 कमिश्नर अपील्स हैं, 40 कमिश्नर अपील्स, उनका लॉ भी हमारे लॉ जैसा है। ठीक है, अच्छा एक इधर पूछा हुआ है इन्होंने कि सच ऑर्डर्स का मतलब, सच ऑर्डर्स मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक जो ऑर्डर्स जो है ना, अगर मैं और आप, मैं टैक्स ऑफिसर हूं और मैं कोई ऑर्डर कर देता हूं तो कमिश्नर अपील मेरे ऑर्डर को जो है वो खत्म कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, एनल भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है। ये सच ऑर्डर्स का मतलब है जो कोई ऑर्डर पास किए हुए, मगर इसका कोई भी मतलब लिया जा सकता है, डिपेंड किया जाता है कि कौन सा ऑर्डर किसके अगेंस्ट चला जा रहा है। तो मैं अब आपको इसकी मिसाल दोबारा करता हूं कि इसकी मिसाल मैं आपको दोबारा देता हूं कि मुझसे पूछा जा रहा है। मैं आपको ये बता रहा था कि कमीशन अपील भी लिमिटेशन का पाबंद है। अगर उसे कोई अपील फाइल की जाएगी तो उसने 120 दिन के अंदर अंदर, अपील फाइलिंग के 120 दिन के अंदर अंदर एक ऑर्डर करना है। ठीक है, अगर वो 120 दिन में नहीं करता तो उसे रीजंस इन राइटिंग लिखना पड़ेगा कि मैं 120 दिनों में राइटिंग क्यों नहीं ये ऑर्डर कर रहा, और फिर उसमें वो उसकी रीजन इन राइटिंग देने के बाद उसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन से 60 दिनों की कर सकता है। मतलब टोटल वो एक ऑर्डर को 180 दिनों से ज्यादा डिले नहीं कर सकता। अब चूंकि ओवरलोडेड है, बहुत ओवरलोडेड है कमीशन अपील का
जो ये पोर्टफोलियो है, चूंकि मैं आपको बता रहा था कराची में होंगे तो तकरीबन 8 होंगे, एंड जस्ट इमेजिन कि बॉम्बे में कितने होंगे, तकरीबन तकरीबन जो है 100 के करीब जो है कमिश्नर अपील्स हैं। मुंबई इज अ वेरी बिग सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि पॉपुलेशन वाइज जो है, एंड इमेजिन इट फॉर चाइना। तो इस तरह आपको मैं बता रहा था। तो ये लिमिटेशन जो है एक प्रैक्टिकल आपको व्यू बताया है, व्यू में जो है उसको देख लेते हैं, आगे आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें ये आपके लिए है सिमिलर वर्डिंग है, जिसमें ये है कि अगर उस दौरान मैं हाईलाइट कर देता हूं कि अगर कोई प्रोसीडिंग एडजर्न हुई है या वो केस अपना कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स में लेके गया हुआ है या उसने कोई एडजर्नमेंट ली है, तो वो एक्सक्लूड होगा कंप्यूटेशन ऑफ द अफोरसेड पीरियड्स। अफोरसेड पीरियड मतलब ये है कि जो लिमिटेशन 120 दिनों की मैंने आपको ऑर्डर करने की या मजीद 60 दिन की पहले बताई है, अगर 120 दिनों के अंदर वो कोई प्रोसीडिंग्स उसकी रुक जाती हैं, अर्जन हो जाती हैं, या कहीं और वो अपना डिस्प्यूट लेके चला जाता है, ठीक है, या वो खुद से कोई जो है एडजमेंट लेके चला जाता है, तो वो पीरियड एक्सक्लूड होगा। सिमिलरली एक केस मैं आपको पहले भी बता रहा था, जिस तरह ऑर्डर और शो कॉज का था पहले, आज जो आपको बता रहा था सेक्शन 11 में, उसमें भी यही था सिमिलर कि कमिश्नर चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकता है, मगर यह है कि उसमें एडजमेंट का पीरियड जो है, अगर कोई एडजमेंट लेके जाना चाहता है रजिस्टर्ड पर्सन, तो कमिश्नर उसके अंदर लिमिटेशन वाले पीरियड को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे चलते हैं। और इसमें ना ये अगर टेक्निकल भी आपको लगे ना तो डोंट वरी अबाउट इट, ये एक प्रैक्टिकली चीजें हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी। हम इंशाल्लाह मास्टर इंडेक्स में आपके लिए जो प्रिपेयर करेंगे इसका एक चार्ट भी बना के देंगे आपको, मैं उसके लिए एक्सप्लेनेशंस भी देंगे। मैं आपको शायद इस तरह बताता चलूं कि बोर्ड टाइम टू टाइम जब उसे लगता है कि इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन है तो बोर्ड एक्सप्लेनेशन इशू करता है, प्रोवाइडेड कि डिपार्टमेंट चाहे तो उसको यानी कि जो टेक्स्ट पेयर या रजिस्टर्ड पर्सन या कोर्ट चाहे तो उसे रिफ्यूट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि एक्सप्लेनेशन है या कोई क्लैरिफिकेशन है, दैट इज नॉट सॉरी एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज ओनली उसके एक एक्सप्लेनेशन एक उसको क्लैरिफाई कर रही है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ लॉ, वो लॉ इटसेल्फ नहीं है। ठीक है, एक होती है ऑर्डर के तहत, एक होती है सेक्शन में एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन की कल बता रहा था, इंशाल्लाह जब फील्ड में आएंगे आप देखेंगे, जब भी सेक्शन में क्लैरिफिकेशन आती है, जब भी सेक्शन में क्लैरिफिकेशन आती है वो पिछले कुछ इश्यूज हैं उनको क्लियर करती है। अगर कोई नया लॉ आया है और उसकी इंटरप्रिटेशन में लोगों को इश्यूज आ सकते हैं तो डिपार्टमेंट पहले से ही क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है और बता देता है कि इसके अंदर आपने ऐसे चलना है। ठीक है, अच्छा एक और इसमें इंपॉर्टेंट मतलब है, ये आपको मैं बता देता हूं। सेक्शन 45B सब सेक्शन 3 अपील्स, जब कमिश्नर अपील डिसाइड करेगा कोई भी केस, ठीक है, तो वो कोई भी इंक्वायरी कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, मगर एक काम वो करेगा, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, इसको जरा आराम से आप समझिएगा। आपने इसमें सिर्फ ये समझना है कि कमिश्नर अपील जो है उसके पास बहुत सारे अख्तियार हैं। वो किसी बंदे को जो है उसके हाथ कटवा सकता है जस्ट मिसाल के तौर पे, या कोई सजा दे सकता है, वो उसे कोड़े मरवा सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है, मगर उसे फांसी नहीं लगा सकता। ये फर्ज, ये एक मिसाल दे रहा हूं। उसके पास कुछ अख्तियार हैं मगर एक एक्सक्लूसिव अख्तियार नहीं है। वो एक्सक्लूसिव अख्तियार क्या है? वो है डी नोवो कंसिडरेशन। डी नोवो का मतलब होता है कि असर नो किसी चीज को शुरू करना, और ये शुरू कौन करेगा? असर नो ये शुरू करेगा डिपार्टमेंट। डी नोवो कंसिडरेशन एक बड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक है। डी नोवो कंसिडरेशन का मतलब है कि कमीशन अपील के पास एक केस आया, कमीशन अपील ने उस केस को सुना और जजमेंट देने की बजाय
अपनी जजमेंट में ये कह दिया, ये जजमेंट ये दी कि डिपार्टमेंट इस केस को दोबारा करे। अब जब डिपार्टमेंट एक केस को दोबारा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स ने कहा कि डिपार्टमेंट, ये कमीशन अपील तो डिपार्टमेंट का ही बंदा है, तो ये डिपार्टमेंट को केस वापस भेज रहा है, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट तो स्ट्रांग हो गया, डिपार्टमेंट का केस तो फिर से स्ट्रांग हो गया। हम तो इंसाफ लेने आए थे कमीशन अपील के पास, कमीशन अपील ने क्या किया, फिर केस उठा के वापस दे दिया है डिपार्टमेंट को, ठीक है, या कमीशन अपील ने फिर केस उठा के ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू को दे दिया, तो कमीशन अपील तो मिला हुआ है, या कुछ इस तरह का एक स्टांस लिया गया। बेसिकली वर्डिंग क्या यूज की सुपीरियर कोर्ट्स ने कि de novo consideration is not allowed, or the commission appeals cannot exercise the powers of de novo consideration because in doing so it will strengthen the case of revenue। मतलब अगर वो de novo consideration करेगा टैक्स में तो रेवेन्यू साइड जो एफबीआर का केस ज्यादा दोबारा स्ट्रांग हो जाएगा। जिस ऑफिसर ने पहले मेहनत नहीं की कमीशन अपील के पास चला जाएगा, कमीशन अपील को कहेगा सर मैंने उस टाइम दिल से ऑर्डर नहीं कर सका, मुझे मैं ये चीजें स्किप हो गई, ये चीजें हो गई, सर इसे रिमांड बैक कर दें, इसे डिनोवो कंसिडरेशन के लिए मेरे पास वापस भेज दें, मैं अब सही ऑर्डर करूंगा, मैं स्पीकिंग ऑर्डर करूंगा, ठीक है। तो ये अथॉरिटी उसके पास नहीं रही। आई होप इट इज क्लियर कि ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स ने जो है वो रेवेन्यू की इस प्रैक्टिस को देखा और कहा कि जी आप अपना केस मजबूत कर रहे हैं, आप रेवेन्यू को ही तकवीत दिए जा रहे हैं। टैक्स पेयर अगर आपके पास पहले ही, आपने टैक्स पेयर को हमेशा क्या सोच के रखा हुआ है कि आप उसे खपाए रखेंगे, या रजिस्टर पर्सन को, रजिस्टर पर्सन आपके पास अपील लेके आता है, आप डिपार्टमेंट को दे देते हैं। अब फिर वो फिर आगे क्या करे, वो फिर क्या करेगा, अब उसमें रजिस्टर पर्सन को डबल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कमिश्नर अपील ने उसका केस वापस भेज दिया, अब वो डिपार्टमेंट जो है फिर उसकी गर्दन पकड़ेगा और कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ वो ट्रिब्यूनल में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा, तो वो तो दो दो फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई लड़ेगा, ठीक है। तो ये एक हायर कोर्ट्स ने एक मैयर लिया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको नरेशन समझ आई होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमने देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है। ये कुछ केस लॉज हैं, ये मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके परव्यू में नहीं आते। मैंने अभी स्क्रीन डिसकंटिन्यू कर दी है। इनमें से कुछ चीजें पुरानी हैं, वो आपके साथ मैं कहते शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसके अंदर जो है वो आपकी काफी स्पेस है। लॉ जो है वो हमेशा उसमें कोई ना कोई रूम रह जाता है, ठीक है। अब आपके सामने ये जो है शेयर हो गई है। सेक्शन 42 क्या कहता है? सेक्शन 42 कहता है तमाम ऑफिसर्स बोर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, और ये मैं पढ़ता हूं, सिंपल रीडिंग, ऑल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू एंड अदर्स पर्संस employed in the execution of this act shall observe and follow the orders, instructions and directions of the board, provided that no such orders, instructions or directions shall be given so as to interfere with the discretion of officers of sales tax in the exercise of their quasi judicial functions। क्वाजाई जुडिशियल फंक्शंस का मतलब होता है पार्शियल जुडिशियल फंक्शंस। कमीशन अपील एक पार्शियल कोर्ट है और वो क्वाजाई जुडिशियल हाफ या आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ द जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस वजह से उनको बोर्ड कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है, वेरी एलिगेंटली रिटन। अच्छा, अब ये है अपील्स टू द ट्राइब्यूनल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसी चीज अगर आप लोग सैचुरेट हो गए हैं तो बता दें, हम ट्रिब्यूनल पे चूंकि पहुंच चुके हैं, इसे कल शुरू कर देंगे। मुझे अगर कोई अपनी कमेंट देना चाहता है तो बता दें। आई फील फॉर यू कि आप कहीं ये ना समझें कि बिल्कुल ही ये जो है ओवर सेचुरेशन, मुझे बता दें। मैं एडमिन से पूछ लेता हूं कि हमें बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपना कोई चैट में कन्वे करना चाहते हैं रिटर्न में, ताकि हम इसे देख लें, ताकि आप इसको ऑलरेडी देख सकें। काइंडली मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो।
चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे जो है कॉल